आज मैं आपको प्रोजेक्ट अप्रेजल परियोजना मूल्यांकन के बारे में बताऊंगी। परियोजना मूल्यांकन परियोजना नियोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। लास्ट क्लास में हमने परियोजना नियोजन के बारे में पढ़ा था। किसी भी परियोजना का चयन प्रोजेक्ट को चुनने से पहले, उसके क्रियान्वयन करने से पहले यह आवश्यक है कि परियोजना की गहन एवं विस्तृत जांच पड़ताल की जाए, ताकि जो अनार्थिक एवं अलाभप्रद परियोजना के चयन को रोका जा सके। अगर हमारे पास 2-3 प्रपोजल है तो उसमें से जो बेस्ट प्रपोजल है प्रोजेक्ट के लिए वो चुने तो उसके लिए परियोजना मूल्यांकन किया जाता है। तो परियोजना मूल्यांकन का जो महत्व है उन वित्तीय संस्थाओं के लिए भी होता है जो कि परियोजना के लिए वित्त प्रदान करती है, उनको फाइनेंस प्रदान करती है लोन आदि के रूप में। अतः परियोजना मूल्यांकन के अंतर्गत परियोजना की साध्यता पर विस्तृत विचार किया जाता है कि परियोजना जो है वित्तीय रूप से, तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से और संगठन की दृष्टि से जो है वो फिजिबल है, यानी उसका उचित मूल्यांकन किया जाता है। तथा परियोजना मूल्यांकन की विधियों के अलावा इसमें हम ये भी देखते हैं कि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, लाभदायकता है, उसका विश्लेषण भी किया जाता है कि वो जस्टिफाई है या नहीं। ठीक है। उसके पश्चात विशेषज्ञों की राय एवं परामर्श से परियोजना का चयन किया जाता है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल में प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी और प्रॉफिटेबिलिटी स्टडी इंपॉर्टेंट होती है। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी में हम वो देखेंगे कि वो फाइनेंशियली, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली फिजिबल है यानी वित्तीय रूप से, इकोनॉमिक फिजिबल है यानी इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से, और टेक्निकल रूप से, ऑर्गेनाइजेशन संगठन रूप से उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। और उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट उसमें फैक्टर्स हैं, जैसे उसकी कॉस्ट कितनी है, प्रोजेक्ट की प्रॉफिट कितना, उन सबका एनालिसिस करेंगे। और प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक्स, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स के द्वारा जो उचित प्रपोजल है, जो बेस्ट प्रपोजल है, उसका हम चयन करते हैं। और उसके बाद एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के बाद उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो परियोजना मूल्यांकन में सबसे पहले हम परियोजना मूल्यांकन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि परियोजना मूल्यांकन क्या होता है। तो किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन से, जैसे मैंने कहा था, उसकी साध्यता का अध्ययन आवश्यक होता है। साध्यता अध्ययन के लिए परियोजना क्रियान्वयन से पूर्व जो विस्तृत जांच पड़ताल, विचार अनुसंधान, विशेषज्ञों की सलाह भी ली जाती है। और तत्पश्चात यह देखा जाता है कि परियोजना का लाभ, जो क्रियान्वयन है, वो लाभप्रद है या नहीं। ठीक है। तो इसके लिए हम कई तरह की स्टडीज़ करते हैं। उसमें सबसे मैंने आपको वजह से बता रही हूँ, उसमें वित्तीय साध्यता, आर्थिक साध्यता, तकनीकी साध्यता और संगठनात्मक साध्यता फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परियोजना साध्यता अध्ययन में करेंगे। उसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। ठीक है। क्योंकि वित्त व्यवसाय की जीवन रक्त है, अतः परियोजना नियोजन के अंतर्गत सर्वप्रथम वित्तीय पहलू पर ही विचार किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम परियोजना लागत, पूंजी विनियोजन का अनुमान लगाएंगे कि परियोजना की कुल लागत कितनी होगी। परियोजना से प्राप्त होने वाले कुल लाभ का अनुमान लगाएंगे कि उससे कितना हमें कैश इनफ्लो लाभ प्राप्त होगा। और कुल पूंजी विनियोजन की परियोजना अवधि, मतलब उसका जो टाइम पीरियड है प्रोजेक्ट का, उसमें जो प्राप्त होने वाले लाभ से तुलना की जाएगी पूंजी परियोजना की लागत की। और वित्त के क्या क्या स्रोत होंगे, पूंजी की लागत कितनी आएगी, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार का अध्ययन करेंगे। साथ ही उसका कितना अवशिष्ट मूल्य होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, और भावी लाभ का पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो इसके अंदर एस्टिमेशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, एस्टिमेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना होगा, कंपैरिजन करेंगे उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट है उसको प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिट है उससे, सोर्सेज ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट देखेंगे कितनी आएगी, कैपिटल मार्केट का अध्ययन करेंगे कि वो संगठित है यानी उससे हमें आसानी से वित्त प्राप्त हो सकता है यानी, सैलवेज वैल्यू कितनी है प्रोजेक्ट की, और डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। कम से कम ये तो देखेंगे कि कितना उत्पादन हमें करना चाहिए कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो, और बाजार में उससे अधिक मांग होने पर ही उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे ताकि संस्था को प्रॉफिट हो सके। और एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट की फ्यूचर प्रॉफिट से कितना लाभ होगा। तो जो वित्त है उसमें हम सबसे पहले कुल पूंजी और लागत विनियोजन का अनुमान लगाते हैं कि इसके लिए व्यवसाय को पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि कितनी लागत होगी उसके लिए पूंजी की व्यवस्था करनी होगी। तो सबसे पहले ये देखेंगे पूंजी की कितनी आवश्यकता होगी। तो इसमें निम्न प्रकार के जो एक्सपेंसेस है वो शामिल होते हैं। प्रमोशन एक्सपेंसेस की प्रोजेक्ट को आरंभ करने के लिए जो प्रवर्तकों द्वारा जो व्यय किए जाते हैं, प्रवर्तन व्यय, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रमोशन एक्सपेंसेस। इसके अंदर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सारे लीगल खर्चे आ जाएंगे, परचेज ऑफ गुडविल की अगर जरूरत है वो आ जाएगा, परचेज पेटेंट खरीदा है, या एक्सपेंसेस अगेन ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स,
ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इन खर्चों को हम बाद में फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में दिखा देते हैं और प्रतिवर्ष को हम राइट ऑफ करते रहते हैं। लेकिन एक बार तो स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए हमें ये खर्चे करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद फिक्स कैपिटल का अनुमान लगाएंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल कितनी चाहिए किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। भवन निर्माण करना है या मशीन क्रय करनी है, फर्नीचर का क्रय करना है या अन्य स्थायी संपत्तियों पर होने वाले जो व्यय हैं उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। अगर संपत्ति किराए पर या पट्टे पर लेनी है तो उसकी राशि का भी निर्धारण देखा जाता है कि कितनी राशि की आवश्यकता होगी। सातवीं कार्यशील पूंजी, मतलब उसके जो डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं, प्रतिदिन एक्सपेंसेस जो हैं उसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस प्रोजेक्ट के लिए, उसकी आवश्यकता भी पूर्वानुमान लगाया जाता है ताकि जो प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है उसमें रेगुलेटरी बनी रहे, नियमितता बनी रहे, उसमें किसी प्रकार का रुकावट, पूंजी के अभाव में रुकावट नहीं आई। इसके अंतर्गत हम कच्चे माल का खर्चा क्या होगा, लेबर, कारखाना व्यय, अन्य दैनिक व्यय जैसे प्रशासनिक और विक्रय एवं वितरण व्यय आदि को हम शामिल करते हैं। क्योंकि उसके बाद इसके अंतर्गत इसमें इनका निर्धारण करने के बाद हम जो पूंजी व्यय के जो अनुमान की जो विधि हैं, कई तरह की विधियों को हम प्रयोग में ला सकते हैं। बैलेंस शीट मेथड प्रयोग में ला सकते हैं। इस विधि में बैलेंस शीट में हम सब संपत्तियों को दिखाकर ये देखते हैं कि कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। कैश बजट भी बना सकते हैं। कैश बजट में ये देखा जाएगा कि कितनी संस्था को उस प्रोजेक्ट से कितना हमें कैश इनफ्लो प्राप्त हो रहा है और कितना कैश आउटफ्लो होगा, और उसके आधार पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी हमें ओवरड्राफ्ट या पूंजी की आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति किस प्रकार की जाएगी, ओवरड्राफ्ट के द्वारा या किसी और सोर्सेस के। साथ ही परियोजना की में अवधि में होने वाले कुल लाभ का अनुमान लगाकर भी की जाता है, संस्था को कितना लाभ होगा उसका अनुमान हम इसके अंतर्गत लगाते हैं। मतलब लागत के खर्चे के बाद हम ये अनुमान लगाएंगे कि संस्था को परियोजना में कितने लाभ होगा। ठीक है, इसके लिए एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबल सेल की संभावित बिक्री कितनी होगी, विक्रय की मात्रा में वृद्धि कितनी मात्रा में वृद्धि होगी और कितना विक्रय होगा, इसमें हम अनुमान लगाते हैं। इसके लिए हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का भी प्रयोग करते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, जिस पर कि संस्था की कुल लागत जो वसूल हो जाएगी, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, और उसके बाद उसमें बिक्री जोड़ी जाती है कि जो एक्स्ट्रा बिक्री होगी उस पर कितना लाभ प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, संभावित संचालन लागत का अनुमान लगाया जाता है। इसके लिए सारी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट खर्चे जोड़ देते हैं। उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वेरिएबल और जो फिक्स्ड ओवरहेड है उनको जोड़कर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का ज्ञात की जाती है। उसके बाद जो हमारी जो सेल्स है उसमें से लागत को घटाकर प्रॉफिट का अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद कुल जो हमारे लाभ है, कुल जो उसकी प्रोजेक्ट से जो हमें लाभ प्राप्त हो रहे हैं उसकी जो टाइम पीरियड है, टोटल जो अवधि है, उसमें जो भी लाभ हो रहे हैं उसकी लागत से तुलना की जाती है और उसकी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं कि कितनी प्राप्त हो रही है। अगर वो पॉजिटिव है, धनात्मक आती है, तो तभी प्रोजेक्ट को स्वीकार करते हैं। तो पूंजी विनियोजन की कैपिटल बस्टिंग टेक्निक का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे बाद में। तो वित्त के स्रोत क्या होंगे कि पूंजी, एक बार ये देखने के बाद कि पूंजी की परियोजना की क्या लागत आएगी, ये लाभ की मात्रा ज्ञात करने के बाद ये देखेंगे कि पूंजी विनियोजन की व्यवस्था किन स्रोतों से की जाएगी, उसमें पूंजी या ऋण का क्या अनुपात होगा, उनकी लागत कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आएगी, संभावित प्रत्याय दर क्या रहेगी, अगर प्रत्याय दर लागत से अधिक है तो ही प्रोजेक्ट को चुना जाएगा, विकसित पूंजी बाजार उपलब्ध है या नहीं, और विनियोगकर्ता की प्रगति किस प्रकार की है, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। पूंजी के सोर्सेज का अध्ययन करने के बाद पूंजी की लागत देखेंगे कि पूंजी की लागत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि संस्था को कम से कम लागत पर लाभ उपार्जन हो सके। पूंजी लागत पर ऋण पूंजी पर कितना ब्याज होगा या स्वामित्व पूंजी अगर उसकी ओन्ड कैपिटल है उस पर कितना लाभांश दिया जाएगा, उन सबको ज्ञात करके हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, भारित औसत लागत, और उसके आधार पर हम डिसीजन लेंगे कि प्रोजेक्ट को स्वीकार करना है या नहीं। अगर उसकी जो रेट ऑफ रिटर्न है इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होती है तभी प्रोजेक्ट को स्वीकार किया जाता है। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार का अध्ययन भी किया जाता है। उसमें देखा जाएगा वित्तीय साध्यता के लिए जरूरी है कि बाजार विकसित है या नहीं, ताकि संस्था को पूंजी आसानी से प्राप्त हो सकती है या नहीं, ये इसका अध्ययन किया जा सकता है, ताकि बाद में पूंजी के अभाव में जो है प्रोजेक्ट जो है वो अब उसमें रुकावट ना आए या उसको बंद ना करना पड़े। परियोजना का सैलवेज वैल्यू ज्ञात की जाती है। ठीक है, और जो भी संस्था की रोकड़, इससे कैश इनफ्लो में वृद्धि होती है, ये भी देख लेते हैं कि समाप्ति के बाद बाजार में उससे प्राप्त होने वाले मूल्य, अगर कोई मशीनरी है तो उसको बेचने से हमें कितनी
सैलवेज वैल्यू प्राप्त होगी उसका अध्ययन भी करते हैं। सम विच्छेद बिंदु का निर्धारण किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वित्तीय सहायता के समय ये जानकारी होनी चाहिए कि कम से कम कितना उत्पादन किया जाए जिस पर कि उत्पादन की संपूर्ण लागत वसूल की जा सके, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट कहलाता है ये, ठीक है। और भावी लाभ का पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो इस प्रकार परियोजना वित्तीय मूल्यांकन का गहन एवं विस्तृत जांच पड़ताल के आधार पर ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाना चाहिए। इसके बाद आर्थिक अध्ययन भी किया जाता है, संगठनात्मक अध्ययन, तकनीकी रूप से प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि तकनीकी अध्ययन और जो उसके बाकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और संगठनात्मक फिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।